हेलो एवरीवन। अब हमारी आज की लाइव क्लास तो हो नहीं पाई क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी मुझे। बट मेरी जो कमिटमेंट है आपके साथ कि हम इंडियन इकोनॉमी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स करने वाले थे आज, और उसके साथ इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं बना करके डाल रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उससे रिलेटेड जितने मटीरियल्स हैं वो सारे आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, अग्रेरियन इकोनॉमी थी, एंड वेल नोन थी फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी अपनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में थी। ये थी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। चलो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड। अब पर कैपिटा इनकम की कैलकुलेट करने के लिए जो सिंसियर एफर्ट्स किसी ने दिखाए हैं, तो उसके अंदर नाम है दादा भाई नौरोजी, फिंडले श्रीदास एंड VKRV राव। अब सबसे सिग्निफिकेंट जो है वो किसको माना गया है, रिपोर्ट, सिग्निफिकेंट रिपोर्ट मानी गई है VKRV राव की। ठीक है, तो ये तुम्हारे MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये और भी नेम है जो मैंने तुम लोगों को PDF दी है ना शॉर्ट नोट्स की, उसके अंदर इसकी डिटेल दे रखी है। तो आप एक बार ये पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड वहां पर भी देख लेना। ठीक है, हम वही सारे क्वेश्चंस लेंगे जो हाईली एक्सपेक्टेड है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट है स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ब्रिटिश रूल में हमें कैसा देखने को मिला है, स्टेगनेंट देखने को मिला, मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। सबसे पहला और प्राइमरी रीजन जो है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर आपको लिखना क्या क्या है, इसके अंदर आपको लिखना है जमींदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि जमींदार जो है उसका काम क्या होता था कि कल्टीवेटर के पास जाकर के लगान कलेक्ट करके लेकर आना, और उसके लिए भी एक फिक्स डेट होती थी। अगर क्रॉप प्रोडक्शन हो या नहीं हो, फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन से जमींदार को कोई भी मर्जी नहीं थी, क्योंकि अगर वो मर्जी दिखाएंगे तो इनकी जमींदारी जो है वो हाथ से निकल जाएगी। इस वजह से इनका काम था कि फार्मर्स के पास जाकर के लगान कलेक्ट करके ब्रिटिश को दे देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, लगान के बारे में बात करनी है। लगान के लिए जो है वो एक फिक्स्ड डेट हुआ करती थी। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन MCQ में आता है कि अगर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स का प्राइमरी रीजन क्या है, तो प्राइमरी रीजन जो है वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है। ठीक है, जिसने सारा काम खराब करा। देन सेकेंड जो है वो स्टेग्नेशन का रीजन है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिशर्स के आते ही क्या हो गया, एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन मतलब फूड क्रॉप से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, कैश क्रॉप्स में। ठीक है, कैश क्रॉप की प्रोडक्शन होने लग गई। कैश क्रॉप क्या हो गए हमारे, जूट एंड कॉटन। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन होने लग गई। अब यहाँ पर फार्मर्स को जो है वो कैश क्रॉप करने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था, बट ये इकोनॉमिक बेनिफिट उतना नहीं होता था कि जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो है वो सुधार हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप है हमारा जूट एंड कॉटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। तो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो होगी ना। अब जो फार्मर्स है, फार्मर्स की कंडीशन जो है वो तो ऑलरेडी बहुत वीक है, पुअर कंडीशन है। तो पुअर फार्मर बेचारा कहाँ से इन्वेस्टमेंट लगाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। तो इसलिए ये, और ब्रिटिशर्स को तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दे एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। तो इसीलिए जो है वो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। और नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन का प्राइमरी रीजन क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। फार्मर्स जो है जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था वो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके कर रहा था। कंप्लीट डिपेंडेंस जो है उसकी किसके ऊपर थी, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंस थी। कोई मॉडर्नाइजेशन था ही नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन इसलिए भी नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं दिखाए। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। एक तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी के बारे में, कमर्शियलाइजेशन, फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके इसके अंदर तो पूरे मार्क्स है। ठीक है, और प्राइमरी रीजन अगर MCQ में पूछा गया कि प्राइमरी रीजन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को स्टेग्नेशन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा
ट्रेडिशनल चलने के लिए, वॉट एवर इट इज बिहाइंड एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका प्राइमरी पूछा गया है तो आप उसके अंदर लैंड सेटलमेंट सिस्टम की ही बात करोगे, ठीक है। जमींदारी सिस्टम ने ही सारा काम खराब करा है। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हम किस में अच्छे थे, इंडिया किस में प्रॉस्परस थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ना। तो ब्रिटिशर्स को तो ये राज आएगा नहीं, तो इनको अगर भारत पे राज करना है और भारत के जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बेनिफिट उठाना है तो वो सबसे पहले आके क्या करेंगे, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्या आ जाता है, सिस्टमेटिक रिडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रिडक्शन करा है, कम करा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, टू फोल्ड मोटिव हो गए ना इनके। टू फोल्ड मोटिव क्या है कि सबसे पहले तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट है इंडिया का उसको कहाँ भेजना है, अपनी कंट्री ब्रिटेन भेजना है, ठीक है। और कैसे, चीप रेट पे भेजना है, वाह भाई वाह, तुम सारा बेनिफिट ले जाओ, हाँ। और उसके बाद दूसरा मोटिव क्या है कि वहां से जो है वो इंपोर्ट करना है फिनिश गुड्स को, ठीक है। और फिनिश गुड्स जो है वो कहाँ आएगा, इंडिया आएगा। और कौन से रेट पे आएगा, हाई रेट पे आएगा। तो ये इनके टू फोल्ड मोटिव थे बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक तो हम वो चाह रहे थे कि प्राइमरी गुड्स जो है वो उनकी कंट्री ब्रिटेन में चीप रेट पे जाए और वहां से जो है फिनिश गुड्स भारत के अंदर जो है वो हाई प्राइस के ऊपर वो सेल करें, ठीक है। चलो अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो गई वहां पर, तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट भी तो हमें देखने को मिले ना। तो यहाँ से भी एक आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एडवर्स इफेक्ट जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमें क्या देखने को मिले, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे आर्टिसंस है, क्राफ्ट पर्सन है, वो तो सारे यहाँ बिजी थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ठीक है। अब अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो गई तो बेचारे कहाँ जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो गए, एंड दे वर फोर्स्ड टू गो टू एग्रीकल्चर सेक्टर। और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या देखने को मिला हमें, ओवर क्राउडेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम देखने को मिली, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स ओवर क्राउडेड देखने को मिला हमें। और दूसरा जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट ये हो गया कि हम क्या बन के रह गए, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि जब हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई और कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है नहीं, तो हम जो है वो डिपेंडेंट हो गए ना ब्रिटिशर्स के ऊपर, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके अंदर आपको ये दो पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन के लिए जो मेरी नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्योंकि कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर थी ही नहीं और ना ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट दिखा कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ओपन हो। क्योंकि वो तो हमेशा ये चाहते थे कि इंडियंस जो है वो डिपेंडेंट रहे उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो क्यों करेंगे एफर्ट्स, है ना। वो तो चाहेंगे ही नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो। तो एक तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आ गया लो लेवल ऑफ जीडीपी। देखो जीडीपी जो है वो किससे बढ़ती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा जीडीपी होगी, यस और नो, है ना। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री चाहिए ना, है क्या, नहीं है। तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन भी नहीं है। दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी डिक्लाइन हो गई तो प्रोडक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी तो लो लेवल की ही होगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर आपके ये कुछ 4 पॉइंट है कि सिस्टमेटिक रिडक्शन हुआ है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, मतलब इस पॉइंट को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे इनके ये टू फोल्ड मोटिव थे। एडवर्स इफेक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमें क्या देखने को मिला, और बाकी हमारी कंट्री में ना कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी और लो लेवल ऑफ हमारी जीडीपी थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, एक तो ये एडवर्स इफेक्ट और दूसरा टू फोल्ड मोटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन सेक्टर के बारे में। अब देखो जब भी फॉरेन सेक्टर की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब
एक्सपोर्ट में अगर हम चले तो हम एक्सपोर्टर किसके हो गए, प्राइमरी गुड्स के, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की इंडिया बन गई एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स की। तो इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे फॉरेन सेक्टर्स के अंदर कि इंडिया इज अ एक्सपोर्टर ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, जब ये हेड बना लिया तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक क्या क्या एक्सपोर्ट कर रही है वो 2-3 नाम ले लो आप, उसको लिख दो। देन क्या क्या इंपोर्ट कर रही हैं तो उस इंपोर्ट गुड्स के जो है वो नाम लिख दो। अब ये नाम कहाँ से मिलेंगे मैम, तो मेरी जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ऐप के ऊपर, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, वहां से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फॉरेन सेक्टर्स के अंदर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था। अब ये भाई साहब बोलेंगे कि भाई मैं जहां कहूंगा वहीं पर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो मोनोपोली हो गई ना, तो ये कह रहा है कि मोर देन 50% ट्रेड जो है वो कहां पर होगा, ब्रिटेन के साथ। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रेड है वो कौन सी कंट्री के साथ होगा, चाइना, सीलोन एंड पर्शिया। ठीक है, ये सीलोन जो है वो आज की तारीख में क्या है, श्रीलंका, और पर्शिया जो है वो क्या हो गया, ईरान। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ये लोग कह रहे हैं कि 50% ट्रेड करेंगे हम ब्रिटेन के साथ और बाकी का रिमेनिंग ट्रेड जो है वो चाइना, सीलोन एंड पर्शिया के साथ होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये लोग तो रूल कर रहे हैं हमारे पर, तो हमें सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन सेक्टर्स के अंदर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ही आपका क्वेश्चन बनेगा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के ऊपर। तो इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस थी या नहीं, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट में बेनिफिटेड थी या नहीं, क्योंकि देखो अब यहाँ से हमारी कंट्री से अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी गुड्स बाहर की कंट्री में जाएंगे तो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में क्या आएगा, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, क्या लेकर के आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। ये इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, तो ये तो हमारी कंट्री में आ रहा है क्योंकि हमारी कंट्री जो वो एक्सपोर्ट सरप्लस में चल रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, बट फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। बट ये फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट क्या इंडिया को हुआ है क्या, नहीं। तो इंडिया को जब बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए कहा गया है कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट किसको हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने खुद अपने लिए इसका यूज करा। कहाँ कहाँ यूज करा, अपने, एक मिनट, वॉर टाइम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने यूज करा अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तीसरा इनविजिबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कैसे हुई, तो हमें पता है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट सरप्लस है, तो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसका बेनिफिट जो है वो इंडिया को नहीं हो रहा है। उसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स जो है वो कहाँ अपने लिए लगा रहे हैं, वॉर टाइम एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं, इनविजिबल सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घूमने दो। अगर आपको ये वर्ड दिखता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ तो उसके अंदर आपको यही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंस्पाइट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ड्रेन हो गई है इंडियन वेल्थ को, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कहीं से भी आपको ये घुमा फिरा के क्वेश्चन वो इसी की तरफ लेकर के जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको यहाँ से। चलो नेक्स्ट चलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन पे। देखो जब भी वर्ड डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें ना, तो जब भी डेमोग्राफिक आएगा तो डेमोग्राफिक किसकी बात करता है बेटे, डेमोग्राफिक बात करता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन, ब्रिटिश रूल में इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, तो कैसी थी, सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिला, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट देखने को मिले हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर काम नहीं हुआ था, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज थी वो उतनी नहीं थी जितनी की डिमांड थी, तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट देखने को मिले। देन हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ना व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहता है कि 1 ईयर की एज तक पहुंचने से पहले ही अगर बच्चे की डेथ हो जाती है
तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड हो जा रही है, हेल्थ, बिकॉज पुअर हेल्थ सेक्टर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अराउंड 40 ईयर्स ही थी। ठीक है, ये भी फिर अगेन कहाँ लेकर के जा रहा है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी की तरफ। देन लो लिटरेसी लेवल, ये आ गया एजुकेशन की तरफ। लो लिटरेसी लेवल में कह रहा है कि फीमेल लिटरेसी लेवल जो है एज लो एज कितना था, 7%। ठीक है, अगर मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं तो एज लो एज 7%। क्लियर, चलो नेक्स्ट पोवर्टी, गरीबी तो देखो बेटा है ही है। ठीक है, कितनी हद तक है उसकी कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जब बात अगर करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन आ गया, तो ये सारे हमने फीचर्स डिस्कस करे हैं डेमोग्राफिक के, ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसे थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेंसस, हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ है 1881 में, और आफ्टर दैट एवरी 10 ईयर जो है वो सेंसस हो रहा है। करेक्ट, चलो सेकंड कहा गया है सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जब भी क्वेश्चन में आता है कि सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन से ईयर में हुआ, तो 1921 इज नोन एज सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी जो है वो 1921 को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को, बिकॉज क्या हुआ था यहाँ पर आफ्टर 1921 हमें स्टेबिलिटी देखने में मिली थी पॉपुलेशन। उससे पहले जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, बहुत अनस्टेबल ग्रोथ था, इस वजह से। तो आफ्टर 1921 सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ड्यू टू देयर इज अ स्टेबिलिटी एंड पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हमें देखने को मिले। तो इस वजह से जो है वो इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना। देखो जितनी भी चीजें मैं करवा रही हूँ ना, वो सारी चीजें जो है वो तुम्हारी हाईली एक्सपेक्टेड है। तो जितनी चीजों पे मैं ज्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ कि ये कर लेना, जैसे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ है, या स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स का हमने करा, या पर कैपिटा इनकम की कैलकुलेशंस के अंदर किन किन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, ठीक है, या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमने करा। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर चैप्टर से, तो उसको पक्का कर लो, लॉक कर लो बिल्कुल। देन आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने करा तो क्या इंडिया के लिए करा? नहीं, इन्होंने करा अपने सेल्फ मोटिव के लिए, है ना। ब्रिटिशर्स इतने अच्छे तो हैं नहीं कि वो इंडिया की भलाई के बारे में सोचेंगे, बट जाते जाते यही इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स का भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी आपको यही 3 पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? रोड्स, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में ले लो। कम्युनिकेशन में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करा। क्यों इंट्रोड्यूस करा? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इन लोगों को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इतना स्ट्रांग बनाना था, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कम्युनिकेशन में टेलीग्राफ को इंट्रो करा। ठीक है, नेक्स्ट रोड्स की बात करी, तो रोड्स को किस लिए बनाया? टू मोबिलाइज आर्मी एंड रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को मोबिलाइज करने के लिए, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए रोड की डेवलपमेंट हुई है। रेलवेज की जो है वो डेवलपमेंट हुई है। इसके 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि रेलवेज को इंट्रो इसलिए करा गया क्योंकि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम में डिस्टेंस कवर हो सके, ठीक है, और जितना जल्दी हो उतना जो है वो प्रोडक्ट पहुंच सके दूसरी जगह पर। दूसरा जो है वो उन लोगों को अपना प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना था, इस वजह से भी जो है वो रेलवे करा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो 3 पॉइंट है, या कम्युनिकेशन या रोड्स, तो ये आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लोगे ना, ये 3 पॉइंट को अच्छे से कर लोगे, रेलवेज हो, रोडवेज हो, या फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन हो, तो इसको कर लोगे तो इसके पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ही पूछे तो भी यही आंसर लिखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप करा उसके अंदर भी यही लिखना है। हमारे लिए तो नहीं करा, उन्होंने अपने सेल्फ ओन मोटिव के लिए करा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतना कर लेना, और नोट्स मैं तुमको टेलीग्राम ऐप पे भेज दूँ, ठीक है, वहां से देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वाओ वेरी गुड, फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर है यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है वो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी मैं अपलोड करवाती हूँ यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पर जाकर के देख लो, और इससे रिलेटेड रिसोर्सेज टेलीग्राम पे जाके देख लो। और चलो नहीं हुई लाइव क्लास कोई बात नहीं,
कल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी से चैप्टर 2। और चैप्टर 2 है हमारा ईयर 1950 से लेकर के 1990 का। ठीक है, तो जो हम लोगों को ये ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी पकड़ाई थी, जो कि बिल्कुल स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो अब यहाँ से जो है वो हमें इसको डेवलप इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाना है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे इकोनॉमी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी इकोनॉमी को अपनाना है। ठीक है, कि इकोनॉमी जो है वो हमारे पास 3 तरीके की है। एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और एक है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये सोशलिस्ट जो है वो किसकी बात हो रही है, जहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस सोशल का होगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो तो बात कर रही है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर के, तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट करा, इंडिया ने ऑप्ट करा मिक्स्ड सेक्टर्स को, मिक्स्ड इकोनॉमी को, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही हो। ठीक है, फिर बना हमारा क्या, प्लानिंग कमीशन। क्योंकि देखो अगर कोई भी इकोनॉमी को डेवलप करना है, छोटे से छोटे प्लान को भी अंजाम देना है, तो उसको जो है वो पूरी तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, तभी जा करके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो बनाया गया इकोनॉमी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए। कौन से ईयर में बना प्लानिंग कमीशन, 1950 में बना। और इस प्लानिंग कमीशन का नाम जो है वो अब चेंज होकर के क्या हो गया है, नीति आयोग। कौन से ईयर में, 2015 में। ठीक है, तो ये हो गया प्लानिंग कमीशन 1950, उसका नाम चेंज हो गया नीति आयोग 2015। चलो अब ये प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या लेकर के आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या थे, गोल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा स्टार्ट कब हुआ है, 51 में। ठीक है, अब 51 से आप गिन लो, 56 में आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन खत्म है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा जो है फिस्कल ईयर फॉलो हो रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के हमारे जो गोल्स हैं वो 4 गोल्स हैं। कौन कौन से हैं, ग्रोथ करना है हमें, मॉडर्नाइजेशन करना है, इक्विटी करनी है एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, अब बात होती है ग्रोथ। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कहाँ पर, जीडीपी, क्योंकि हमारा लो लेवल ऑफ जीडीपी था ना, जीडीपी का कोई मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी कुछ थी ही नहीं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है और हमें जो है वो हमारी जीडीपी को इंक्रीज करना है। तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। बिकॉज किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका बेस्ट इंडिकेटर जो है वो क्या होता है, जीडीपी। और जीडीपी का मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमी का जो गोल था मॉडर्नाइजेशन, वो उसके अंदर आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो है वो आपको 2 पॉइंट समझाना है। अगर मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हम जो है वो जितनी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी होगी उसको अडेप्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर बात हो रही है चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन क्या कह रहा है, चेंज इन सोशल आउटलुक। तो इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है वुमेन के टैलेंट को भी जो है आपको वर्क प्लेस पे लेकर के आना है, तब आपका चेंज इन सोशल आउटलुक होगा जो कि आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपको मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको उसके अंदर 2 पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, एक तो टेक्नोलॉजी हमें अपनानी है और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, ब्रिंग वुमेन्स टैलेंट इनटू वर्क प्लेस। चलो अब इक्विटी। इक्विटी का मतलब तो हम सबको पता है कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स तो आपको पूरी मिलनी चाहिए ना। उसमें क्या पुअर सेक्शन है, रिचर सेक्शन की बात, इक्विटी में बेसिक नीड्स की जो बात है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, तो ये सारी चीजें तो मिलनी ही चाहिए मासिस को। तो उसके अंदर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिलायंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मैं जो बोल रही हूँ आएगा तो फिर आएगा वो।
तो वो सेल्फ रिलायंट की अगर बात हो रही है, तो अगर गोल है हमारा सेल्फ रिलायंट का, तो सेल्फ रिलायंट का गोल जो है वो क्यों है, क्यों सरकार चाह रही है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, ताकि हमें जो है वो फॉरेन डिपेंडेंस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंस थे हम इम्पोर्टेड गुड्स के लिए, किसके ऊपर, कंट्री ब्रिटेन के ऊपर। तो हमें वो डिपेंडेंसी खत्म करनी है, तो सेल्फ रिलायंट इसलिए बनना है ताकि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। और दूसरा, अगर डिपेंडेंस कम हो जाएगा ना बेटा, तो इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। आप जिसके ऊपर जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे ना, हर चीज में इंटरफेयर करने आएंगे कि अरे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, क्यों करो। तो अगर आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, और दूसरा था रीजन रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस। तो इसलिए हमें जो है वो क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट। जब भी तुमको सेल्फ रिलायंस का क्वेश्चन आए, आपको ये 2 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। और अब इस 2 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगी, कहाँ से होगी, नोट्स कहाँ आएगी, टेलीग्राम ऐप पे आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंट। बहुत अच्छे से करके आपको जाना है सेल्फ रिलायंट एंड मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है। और ग्रोथ और इक्विटी को तो थोड़ा थोड़ा याद रख लो, क्योंकि ग्रोथ और इक्विटी से रिलेटेड एक कनेक्टेड क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ग्रोथ एंड इक्विटी ने मिल करके जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कंप्लीट करा है, ठीक है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेरी पीडीएफ में डाले हुए हैं। सिंसियर अटेम्प्ट करोगे तो आपको इंडियन इको के 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो स्टेगनेंट था, है ना। अब वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट है, जिसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी है, तो अब उसको तो मुझे कुछ ना कुछ सुधार करना है। तो इसके लिए सरकार जो है वो एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट क्या लेकर के आई है, एक तो आई है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, और दूसरा लेकर के आई है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 पॉइंट है, दैट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को क्या करना है, हटा देना है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के अंदर जो है, मेक टीलर्स द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंटरमीडियरीज को हटाओ और जो टीलर्स है उसको क्या बनाओ, ओनर्स बनाओ। टीलर्स कौन होते हैं, जिसको कल्टीवेटर, जो एक्चुअल कल्टीवेशन करते हैं, उसको जो है वो ओनर ऑफ द लैंड बनाने की बात हो रही है यहाँ पर इंटरमीडियरीज को एबॉलिशन में। तो जैसे ही हम यहाँ पर टीलर्स को ओनर बनाएंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि सरकार जो एग्रीकल्चरल इंसेंटिव्स देगी, एक मिनट, सरकार जो एग्रीकल्चर इंसेंटिव्स देगी, ठीक है, वो अगर टीलर्स को देगी तो टीलर्स जो है वो इसको डायरेक्टली लगाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये लगाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो है वो ग्रोथ होगा। तो इसलिए यहाँ पर इंटरमीडियरीज को हटा करके टीलर्स दी ओनर बनाने की बात हो रही है, बिकॉज इफ सम इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर, ठीक है। एक तो ये हो गया इंटरमीडियरीज को हटाने की बात, और दूसरी है लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि आफ्टर जितनी भी गवर्नमेंट ने बोली है, आफ्टर स्टिपुलेटेड लैंड, जो भी लैंड है वो किसके अंदर चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। सरकार ने अगर आपको कहा है कि आपको जो है वो इतना ही एकड़ लैंड जो है वो आपकी हो सकती है और बाकी एक्स्ट्रा लैंड जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी, तो वहां पर सरकार ने लैंड सीलिंग कर दी है, ठीक है। आफ्टर स्टिपुलेटेड लिमिट सरकार के पास चली जाएगी लैंड, और वो जो गवर्नमेंट के पास जो जमीन चली जाएगी, उसको जो है वो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लैंडलेस लेबरर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। अब ये सरकार जो लैंड सीलिंग कर रही है, तो उसके पीछे इनका क्या मोटिव हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड जो है फ्यू हैंड्स में रहे, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड फ्यू हैंड्स में ना रहे, इसलिए सरकार ने जो है वो एक लिमिट तय कर दी है कि उस लिमिट के बाहर अगर किसी के पास जमीन होगी तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी,
जस्ट टू रिमूव दिस कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स। और दूसरा जो है वो जो तुम्हारा यहाँ पर अगर किसी जमींदार का इतनी जमीन है तो तुम्हारा क्या आता है, वहां पर गैप भी देखने को मिलता है ना, उस गैप को भी सरकार को कवर करना है, वहां पर गैप नहीं बढ़ने देना है। तो इस वजह से भी जो है वो लैंड सीलिंग लगाई गई है, ठीक है। तो जब भी तुमको कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स वाला पॉइंट दिखता है तो ये लैंड सीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो जब भी तुम्हारे एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर अगर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आपको ये 2 पॉइंट समझाना है, वो है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दो। एंड नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखो हम क्लास 10 से पढ़ रहे हैं भाई, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, HYV सीड्स चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए। अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बेनिफिट 2 फेजेस में आया। फर्स्ट बेनिफिट हुआ वीड ग्रोइंग रीजन को, ठीक है, और बाकी जो सेकेंड फेज में जो है वो डिफरेंट क्रॉप को जो है वो इसका बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो ये 3 चीज जो है वो मैंडेटरी है इस टेक्नोलॉजी को, जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें ये 3 चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट है और ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या डीमेरिट है, ठीक। तो अब यहाँ पर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन की बात करता है ना। यहाँ पर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो है वो प्रोडक्शन में क्या हो गए, सरप्लस, कि हमने हमारे कंजम्पशन पे रखने के बाद भी मार्केट में इतना प्रोड्यूस हुआ है कि मार्केट में भी जाके इसको सेल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, मार्केटेबल सरप्लस हो गया। और दूसरा बफर स्टॉक मेंटेन जो कि गवर्नमेंट करती हैं। तो ये बेनिफिट हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन के। डीमेरिट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो पेस्टिसाइड्स को यूज करना जरूरी है, बिकॉज जो भी तुम्हारे ये ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स को यूज करके अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दे आर हाईली प्रोन टू पेस्ट अटैक। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये रिस्क है। और दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज का रिस्क हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके पीछे ये जो HYV सीड्स चाहिए या प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं एक फार्मर के लिए, तो फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बट जो प्रॉस्परस फार्मर है, प्रॉस्परस फार्मर तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से उठाएगा और ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमें जो है वो इनकम इनइक्वालिटीज का भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन से आता है तो क्या आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट और क्या डीमेरिट है, ठीक है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करूं तो हमारा लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आएगा। लैंड रिफॉर्म्स में आपको एबॉलिशन एंड क्या समझाना है, दूसरा लैंड सीलिंग के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन मेरिट्स, डीमेरिट्स, मीनिंग एंड व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी टू यूज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं सब्सिडी, है ना। अब सब्सिडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख लो, आना ही आना है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। और जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना यहाँ पर ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ, वो सारी चीज़ों को आप ट्रस्ट करो और जितना बोल रही हूँ उतना सारा चीज़ करके जाओ। और जितने भी चैप्टर्स आज मैंने बोले ना मैं करवाऊंगी, उन सारी वीडियोस अगर मैं अपलोड कर दूंगी, आपने सिस्टमेटिक तरीके से करा तो आप 18 तक पूरी पूरी इकोनॉमिक्स मैक्रो हो या इंडियन हो प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। चलो, सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, कंसेशन गिवन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो भी सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है तो उसके ऊपर सब्सिडाइज रेट लगा देती है, कम रेट लगा देती है, टैक्स रेट कम चार्ज करती है, तो बेनिफिट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो सब्सिडी का मतलब कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब सब्सिडी जो है क्रिएट करता है ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से ही सरकार जो है वो सब्सिडी देगी, तो ये ह्यूज बर्डन तो क्रिएट कर ही रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है, तो कुछ तो रीजन होगा ना इसका, क्यों दे रही है, क्योंकि सब्सिडी जो है देगी नहीं तब तक जो पुअर फार्मर है वो पुअर फार्मर
क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए सरकार को जो है वो सब्सिडी देनी ही पड़ेगी, तभी तो ये पुअर फार्मर भी इसका बेनिफिट उठा करके यहाँ से जो है वो अपना आगे मार्केट सरप्लस कर सकता है और उसको फिर सेल कर सकता है और उससे फिर उसकी इनकम बढ़ सकती है ना। मल्टीपल चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो रीजन यही है आपके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट है कि सब्सिडी के रिलेटेड दो डिबेट हुई है, एक उसके फेवर में और एक उसके अगेंस्ट में। और जब भी डिबेट की बात करते हैं तो या तो कोई फेवर करेगा तो कोई अगेंस्ट बोलेगा, है ना। तो अगर सब्सिडी के फेवर में डिबेट हो रही है तो क्या हो रही है, सबसे पहले तो डिबेट ये हो रही है कि भाई ऐसा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आप जो है वो डिपेंडेंट रहते हो, क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, है ना। तो रिस्की बिजनेस है इंडिया में एग्रीकल्चर, तो इस वजह से सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरा, फियर ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। भाई इनकम इनइक्वालिटीज हो जाएंगी अगर सब्सिडी नहीं देंगे, तो जो हमारे प्रॉस्परस फार्मर हैं वो तो इसका बेनिफिट उठा के चले जाएंगे, बट जो हमारे गरीब फार्मर है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उसको तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो उसकी वजह से जो है वो इनकम इनइक्वालिटीज हो जाएगी, इसलिए भी सब्सिडी हमें देनी ही देनी है। और देखो, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर जो है वो मेजर या डोमिनेंट रोल जो है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। पब्लिक सेक्टर्स को दिया गया है मेजर रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब ये क्यों करा गया है, व्हाई पब्लिक सेक्टर हैज गिवन अ मेजर रोल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। तो ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे आंसर्स क्या बनने चाहिए कि पब्लिक सेक्टर्स को मेजर रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अगर दिया गया है, डोमिनेंट रोल दिया गया है, तो उसके पीछे रीजन है लैक ऑफ कैपिटल। हो सकता है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज के पास उतना कैपिटल ना हो जितना कि अभी लगेगा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से जो है वो पब्लिक सेक्टर्स को मेजर रोल दे दिया गया। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि चलो प्राइवेट कैपिटल के पास अगर प्राइवेट कंपनीज के पास अगर कैपिटल है भी, तो वो अपना कैपिटल जब तक कि मार्केट नहीं देखेगा, बिग मार्केट जब तक उसको नहीं दिखेगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना वहां पर, क्योंकि उसका जो मोटिव है प्राइवेट वालों का, वो क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो जब तक उसको वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन नहीं दिखेगी, वो अपना पैसा क्यों फंसाएगा, है ना। तो इस वजह से भी जो है वो पब्लिक सेक्टर्स को मेजर रोल दिया गया। तीसरा जो है वो कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर का, ठीक है। तो अब सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, तो सोशल वेलफेयर तो भाई देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, प्राइवेट सेक्टर्स तो कोई सोशल वेलफेयर करने बैठा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स तो प्रॉफिट की बात करेगा, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए हाई रेट चार्ज करेगा, जो उसके लिए पे कर पाएगा उसके लिए वो बनवाएगा सामान, है ना। यहाँ पर जो है वो सोशल वेलफेयर का अगर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स को ही आगे आना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये रीजन आपको लिखने हैं अगर क्वेश्चन आता है कि वाई पब्लिक सेक्टर हैज गिवन मेजर रोल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है डेवलप करनी है, तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाएगा, उसको कहते हैं हम IPR 1956। बहुत इंपॉर्टेंट है IPR 1956 को एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय IPR 1956 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रेगुलेट किस तरह से करा गया, इंडस्ट्रीज को क्या एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कितने शेड्यूल में डिवाइड करा गया। तो जब भी तुमको IPR 1956 दिखता है तो वहां पर आपको यही लिखना है जो तुमको बोर्ड पे दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज जो है वो एज पर IPR पॉलिसी डिवाइड करी गई 3 शेड्यूल में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, 17 इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन्ड, जिसके ऊपर काम करेगी सिर्फ और सिर्फ स्टेट, मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। देन आ जाती हैं 12 इंडस्ट्रीज,
तो 12 इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी के अंदर आ जाती हैं, जो कह रही है प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करा जाएगा कि वो भी जो है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करे। तो इसीलिए प्रोग्रेस करना, कितना प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, उसके पीछे जो है वो स्टेट भी लगेगी। तो ये प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड हो गए शेड्यूल बी की, जो कि 12 इंडस्ट्रीज आती हैं। एंड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो है वो चली गई कहाँ पर, शेड्यूल सी में, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई। ठीक है, तो एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इट इज डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू 3 शेड्यूल। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइसेंस राज। लाइसेंस राज जो है वो क्यों लगाया गया, ताकि रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर कि कितनी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, कितनी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, कितनी एक्सपांशन हो रही है, इसलिए लाइसेंस को लगाया गया वहाँ पर। अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है, रिटर्न परमिशन गिवन बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई भाई कि आप जो है वो बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकते, और लाइसेंस लेना इतना आसान काम भी नहीं था। तो अब लाइसेंस जो है वो एज पर लाइसेंस राज क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करनी है तो लाइसेंस चाहिए, आपको अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांशन करना है तो लाइसेंस चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कहता है वन लाइन से अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो भी आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये कितना डिफिकल्ट टास्क है बताओ, कि मतलब आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा, तो आपका जो है टाइम वहीं चला गया। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर थोड़े डिस्करेज हो जाते थे ड्यू टू दिस लाइसेंस राज। बट लाइसेंस राज जो है जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जब भी तुम्हारा IPR 1956 आता है तो IPR 1956 किस तरीके से काम कर रहा है, इंडस्ट्री को उसने कितने शेड्यूल में डिवाइड करा है, लाइसेंस राज के बारे में क्या है, लाइसेंस राज आपको क्या कह रहा है, उसके बारे में अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को हो या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, है ना, तो मैंने जो तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए ना, PDF बना करके दी है शॉर्ट नोट्स की, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन सब के जो है वो मीनिंग लिखे हुए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अगर तुम्हारा क्वेश्चन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी से आता है या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से आता है तो सबसे पहले आपको इसको मीनिंग लिखना है कि यहाँ पर जो है वो किस चीज़ की बात हो रही है, कि हमें जो है वो बाहर की कंट्री से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करवाना है, हमें हमारी खुद की कंट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्शन करना है। जो सेल्फ रिलायंट हमारा गोल्स था ना, वो सेल्फ रिलायंट का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें मेक इन इंडिया, हमारी खुद की कंट्री के अंदर जो है वो प्रोडक्शन करना है, बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मीनिंग हो गया। देन ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो बेसिकली सेफगार्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको सेफगार्ड करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना कि टू सेफगार्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सरकार ने क्या करा, तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी करी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करी कि हमें बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना है, हमें तो कोई कंपटीशन हमारी कंट्री में आने ही नहीं देना है। ठीक है, तो कंपटीशन नहीं आएगा तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ही तो सेफगार्ड हुए ना। नेक्स्ट आ जाता है मेक इन इंडिया, खुद की कंट्री प्रोडक्शन करो। एंड अगर मैंने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकार, यहाँ पर टैरिफ एंड कोटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टैरिफ एंड कोटा इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। तो क्योंकि टैरिफ का मतलब क्या हो जाता है, हाई टैक्स रेट चार्ज करो, जितना हाई टैक्स करोगे उतनी आपका जो है वो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टली, और कॉस्टली हो जाएगा तो ऐसे ही अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, और कोटा जो है वो किसकी बात करता है, रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज। ठीक है, ये कह रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन डेटा, आप जो आफ्टर अ सर्टेन क्वांटिटी आप जो है वो दूसरी चीज नहीं मंगवा सकते हो। एक आपके पास क्वांटिटी जो है वो गवर्नमेंट ने बोल दी कि आप उतनी क्वांटिटी तक सामान मंगवा सकते हो, बाकी नहीं मंगवा सकते हो, तो उसको कहते हैं हम कोटा। तो उसने क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन देख रही हूँ या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। पहले तो हम इसके लिखेंगे मीनिंग के ये क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि हमें कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करनी है, खुद की कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करना है। देन उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करा जाए,
टैरिफ एंड कोटा के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस होगी। ये जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेफ गार्ड कर रही है, बिकॉज कोई भी कंपटीशन बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना। चलो, ये हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म है यहाँ पर, और सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मेरे जो नोट्स हैं वो तुम्हें टेलीग्राम ऐप पे आ जाएंगे। तो जितनी भी वीडियोस देख रहे हो साथ साथ मेरे नोट्स को भी देखते चलो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं वीडियो के अंदर उतना ही करके जाना है, और आज की प्रिपरेशन आपकी डन हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मेरे आज क्लास जब हो रही थी ना, तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए फिर हमने जो है वो सेकेंड चैप्टर्स के अंदर डेवलपमेंटल स्टेप्स लिए कि चलो एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए पॉलिसीज़ लेकर के आए हैं, या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेफ गार्ड करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी करी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सब्सिडी की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो हमारा रोल अच्छा नहीं है। हम जो लॉस मेकिंग हो रही है, पब्लिक सेक्टर जो है वो लॉस मेकिंग हो रही है। तो अब जो सेकंड चैप्टर में करा सबको खत्म कर दो, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले में था कि स्टेगनेंट था, उसको थोड़ा डेवलप करा, डेवलप करके वक्त समझ आया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही है, लॉस मेकिंग में जा रही है, इसको खत्म करो। अब कुछ जो है वो रिफॉर्म्स लाने की बारी है। तो रिफॉर्म्स जो है वो हम थर्ड चैप्टर में लेकर के आए हैं, जो कि है कौन से ईयर में आए, 1991 में। ठीक है, तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजन है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स का परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पब्लिक सेक्टर थी वो क्या है, लॉस मेकिंग। ठीक है, लॉसेस कर रही है। अब लॉसेस कर रही है तो वो तो हमारे काम आएगा नहीं ना। तो इसलिए जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेना पड़ा, बिकॉज पब्लिक सेक्टर्स को हमने मेन रोल दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और वो तो है लॉस मेकिंग। दूसरा, डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है, अगर मैं इसको रिसीट एंड पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो जब हमारी पेमेंट ज़्यादा होती हैं और रिसीट कम होती है, तो डेफिसिट इन बीओपी विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। तो ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के पीछे। तीसरा जो है वो ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ठीक है, डेट्स का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लोन ली है, क्योंकि जब लॉस पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं से लोन लेंगे, लोन से उस लॉस को कवर करेंगे, फिर लोन के साथ इंटरेस्ट आता है, फिर उस इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए फर्दर लोन लेंगे। तो ये क्या, हम डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो यही हुआ है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स जो है रीज़न है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के पीछे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उतना कम था कि हम सिर्फ एक वीक के इंपोर्ट को ही पे कर सकते थे। तो इतना ज़्यादा कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी करी थी ना। तो जहाँ पर हम तो वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड थे ही नहीं है, हम तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ही सेफ गार्ड करते रह गए। तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इस वजह से भी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तभी ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है ना। अब इसको मुझे क्या समझाना है, तो जब भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हम क्यों लेकर के आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये इसके आंसर हैं। ठीक है, पीडीएफ के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उसको करके जाना है। डिटेलिंग के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप इसको वीडियो देख करके और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आया। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आया। कौन सी पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, फ्रीडम देना, कि जो भी हमने प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लाइसेंस लगा रखा था कि आप जो है वो फ्री फ्लो में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो उसको लिबरलाइज करना, उसको फ्रीडम करना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब अगर पब्लिक सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा अगर लॉस मेकिंग कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर को आप क्या करो, प्राइवेट कर दो। अब पब्लिक को प्राइवेट करने के लिए क्या तरीका है कि जो पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उस शेयर्स को जो पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स है उस शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दो।
तो पब्लिक से प्राइवेट इंटरप्राइजेस हो जाएगा, ठीक है ना। सेल ऑफ शेयर्स, अगर पब्लिक के शेयर्स मैंने सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर्स को तो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना। चलो, और नेक्स्ट आ गई हमारी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है कि जहां पर हम नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वो हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग कि वेयर वी इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि सेकेंड चैप्टर तक हमने जो है वो कोई भी फॉरेन कंपटीशन आने ही नहीं दिया, लेकिन अब हमारा जो है वो रिफॉर्म्स पीरियड ये कह रहा है कि हमें जो है वो फॉरेन कंपटीशन को लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तभी जो है वो हमारा जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉल आ रहा है तभी हम वो कवर कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो दो मेजर्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दो मेजर्स लेकर के आया है, एक है स्टेबलाइजेशन मेजर, एक है स्ट्रक्चरल मेजर, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर जो है किसी भी चीज का खराब होता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर के अंदर हमें कहाँ कमी देखने को मिली है, तो स्ट्रक्चरल मेजर कहता है कि जो बीओपी हमारा क्या है, डेफिसिट है ना, तो ये अच्छा नहीं है। और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखना है कि इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जनरल प्राइस लेवल जो है वो राइज कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर में ये कमी है कि बीओपी डेफिसिट है और इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अब स्टेबिलाईज करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फ्लेशन है इस इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा ना, हमें जो है वो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो स्टेबिलिटी लाने के लिए जो बीओपी है वो जो डेफिसिट में चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉरेन कॉम्पिटिशन को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चरल मेजर एंड स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेकर के आई है इकोनॉमिक पॉलिसीज को कर लेना। और एक चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पर रह गई है रीजंस के अंदर, वो एक जो है वो जुड़ जाता है कि इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्फ्लेशन मतलब जब आपके जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन है, तो ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी तीन रिफॉर्म्स लेकर के आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जब पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को हमने सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर्स को, ग्लोबलाइजेशन नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ी फ्रीडम दे दी, एंड देन उसके बाद दो मेजर्स आए, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल मेजर, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। कि अगर मैं बात कर रही हूँ लिबरलाइजेशन की, सिर्फ अभी लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग मैंने पीडीएफ में दे रखा है, उसको देख लेना अच्छे से। और लिबरलाइजेशन के अंदर जो है वो टोटल 5 रिफॉर्म्स आए हैं, 5 रिफॉर्म्स वन बाय वन ले लेते हैं। देखो, इस रिफॉर्म्स को ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप अगर फर्स्ट चैप्टर को, सेकेंड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो ये थर्ड चैप्टर ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिबरलाइजेशन में सबसे पहले बात करती हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, मानो आपको क्वेश्चन आ गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर आप सेकेंड चैप्टर पे जाओ, क्या हुआ था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने किसको मेजर रोल दिया था, पब्लिक सेक्टर को दिया था ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिड्यूस कर देंगे पब्लिक सेक्टर का रोल, तो रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ये रिफॉर्म आया। चलो, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर दिया तो किसके रोल को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब जो हम लिबरलाइज प्राइवेट सेक्टर को बोल रहे हैं ना, तो इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हो गए 2 पॉइंट यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के। तीसरा जो है वो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, डी रिजर्वेशन। क्या आ गया, डी रिजर्वेशन। जो हमने एसएसआई को रिजर्वेशन दे रखा था कि जो एसएसआई प्रोड्यूस करेगी वो जो है बिग फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो ये जो है वो हमने वहां पर से क्या करा, डी रिजर्वेशन कर दिया एसएसआई से। तो ये डी रिजर्वेशन तुम्हारे, क्योंकि ये भी एसएसआई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ही आता है। एंड देन फोर्थ आ गया हमारा एमआरटीपी एक्ट। कौन सा एक्ट,
MRTP एक्ट भी यही कह रहा है कि अब तक जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती है, तो वहां पर जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली खत्म करने की बात हो रही है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आपको पूछे गए हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आपको क्या करने हैं भाई, इंडस्ट्री से क्या था, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा था, उसके रोल को कम करो, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दो। तीसरा जो है वो MRTP एक्ट आ गया, एंड देन उसके बाद जो है वो SSI को जो हमने रिजर्वेशन दे रखी थी उसको डी रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, तो इंडस्ट्री तो यहाँ पर खत्म हो गई। लिखेंगे कैसे, इसके जो नोट्स है डिटेल वो मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वो हमारा फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रही हूँ तो फॉरेन सेक्टर्स अगेन किससे डील करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। तो क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था क्या सेकंड चैप्टर में, नहीं हो रहा था ना, क्योंकि हमने तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कर रखी थी, तो इस वजह से कुछ नहीं हो रहा था। अब उसी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या हो गया, कम हो गया ना, अब उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगी, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, अगर इंडियन रूपी को डी वैल्यू कर दिया, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री से जो है वो क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारी कंट्री में जो है वो क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने जो है वो क्या करा, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले तो इंडियन रूपी को कर दिया डी वैल्यू, जो कि इनकरेज करेगा एक्सपोर्ट को और जिसकी वजह से आएगा हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा जो है वो क्या हो गया, मार्केट डिटर्मिनेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस हैं वो अब कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। मार्केट कैसे डिसाइड करता है, एज पर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पूछा जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज से याद रखो कि फॉरेन एक्सचेंज जो कहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, तो ऐसा क्या करा यहाँ पर, हमने ऐसा यहाँ करा, गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन कर दी इंडियन रूपी की, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ, और दूसरा मार्केट को जो है वो प्ले करने दिया कि मार्केट डिसाइड करेगा फॉरेन एक्सचेंज के रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट हम ले लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात हो रही तो फाइनेंस के लिए जो है वो दारोमदार किसके पास है, फाइनेंस जो है वो किसकी बात करता है, फाइनेंस बात कर रहा है RBI, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा मतलब RBI, तो RBI के रोल को जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब RBI के रोल को क्या चेंज कर दिया, इसको जो है वो रेगुलेटर से बना दिया हमने क्या, फैसिलिटेटर। ठीक है, ये रोल चेंज हो गया। दूसरा, कोई भी ओरिजिन नहीं थी प्राइवेट बैंक की, तो अब जैसे ही हमने लिबरलाइज हुए हैं तो क्या आ गया, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक भी अब आ गई। अब प्राइवेट बैंक के आने से जो है वो मेजर फायदा जो है वो किसको हुआ, पब्लिक को हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो जब बेनिफिट होगा तो वो अल्टीमेटली पब्लिक को ही मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड आ गया ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, और थर्ड जो है वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आ गया, ईज इन एक्सपांशन। ठीक है, कि अगर RBI को पूछे बगैर किसी भी बैंक को अगर अपनी ब्रांच को एक्सपांड करना है तो उसको RBI को पूछने जाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी फाइनेंस आया, फाइनेंस मतलब कौन आ गया, बैंक, तो सबसे पहले कौन आया बैंक में, RBI के रोल को चेंज करो, प्राइवेट बैंक आ गई, फिर उसके बाद आ गया हमारा ईज इन एक्सपांशन, बिकॉज RBI अब रेगुलेटर नहीं रहा, फैसिलिटेटर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले ले। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा, कौन सा बच गया हमारा, ये हो गया फाइनेंशियल, हो गया फॉरेन सेक्टर, हो गया इंडस्ट्रियल, हो गया, देन टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या रिफॉर्म्स आए, देखो टैक्स के अंदर जो है दो ही रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, सॉरी तीन आए हैं रिफॉर्म्स टैक्स में। एक हो गया तुम्हारा
रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि क्या हो रहा था, टैक्स इवेशन हो रही थी, टैक्स की चोरी हो रही थी, और लोग जो है वो चोरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टैक्स रेट था, लोग वॉलेंटरी अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, इस वजह से सरकार ने जो है वो यहाँ पे टैक्स रेट को ही रिड्यूस कर दिया ताकि लोग अपनी इनकम को वॉलेंटरी डिस्क्लोज करके उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट पे कर सके, ठीक है। दूसरा, रिफॉर्म्स लेकर आए इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और सिंप्लीफाइड प्रोसेस, जो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था टैक्स का उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, ठीक है। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इतने ही पॉइंट्स है, और इसकी डिटेल नोट्स जो है वो आप मेरे टेलीग्राम ऐप से ले लेना, तो वहां पर जाकर के ये सारी चीजें पढ़ लेना जितनी अभी तक हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आ गया हमारा ट्रेड एंड, एक मिनट, अच्छा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, ये हमारा लास्ट है लिबरलाइजेशन के अंदर। तो ये जो रिफॉर्म्स आए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के, तो देखो जो हम याद करो सेकंड चैप्टर में जो ट्रेड था हमारा, वो ट्रेड हमारा क्या था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड था ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाला था। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड के लिए हमने जो है वो रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट को करने के लिए क्या लगा रखा था, टैरिफ एंड कोटा लगा दिया था, हाई टैक्स रेट चार्ज कर दिया था, मिनिमम क्वांटिटी जो है वो फिक्स कर दी थी कोटा के थ्रू। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जब इसके अंदर रिफॉर्म्स आएगा तो हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल हमने कर दिया रिमूव, ठीक है। दूसरा, जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी को कर दिया हमने रिड्यूस्ड, इसको कंप्लीट रिमूव नहीं करा, इसको रिड्यूस करा है, ठीक है। टैरिफ को हटा दिया गया, कोटा को भी हटा दिया गया, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो है वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी हमने फॉरेन ट्रेड को लेकर के, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 रिफॉर्म्स जो अभी पड़े हैं वो लिबरलाइजेशन को लेकर के हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो मेजर आपको अगर कोई रिफॉर्म्स आ सकते हैं तो वो तुम्हारे लिबरलाइजेशन से ही है, इंडस्ट्रियल हो, टैक्स हो, फाइनेंशियल हो, फॉरेन हो, या ट्रेड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना सारी चीजें, तो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इतने रिफॉर्म्स जो है वो आप कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखो प्राइवेटाइजेशन के अंदर इतना कुछ पूछते नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी को प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइज करने के लिए जैसे पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं उसको अगर मैंने सेल कर दिया प्राइवेट कंपनी को तो वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। कोई भी कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन हो गई, ठीक है। तो उससे मेजर क्वेश्चन कुछ आते नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पुट होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बेस्ट आउटकम अगर कुछ निकल करके आया है तो वो क्या आया है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, तो ये तुम मेरी पीडीएफ में देख लेना, आउटसोर्सिंग का मीनिंग उसके अंदर लिखा होगा कि जहां पर जो हम सर्विसेज है वो सर्विसेज हायर करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है, या फिर हमें ही कोई सर्विस चाहिए तो हमने उसको थर्ड पार्टी से ही ले ली। तो ये हो गया तुम्हारा आउटसोर्सिंग का मीनिंग। तो इंडिया इज अ हब ऑफ आउटसोर्सिंग या फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसके पीछे रीजंस यही है कि इंडिया को क्यों फेवरेबल माना गया है या इंडिया को हब क्यों माना गया है आउटसोर्सिंग का। तो उसके पीछे रीजन यही है आपका, सबसे पहले तो यहाँ पर स्किल्ड एंड चीप लेबर मिल जाते हैं इनको, जो इनकी कंट्री में इनको महंगे पड़ते हैं। दूसरा जो है वो बेनिफिट क्या है आउटसोर्सिंग का, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी,
बिकॉज सरकार भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर एमएनसी आए, प्लांट लगाएं, हमारी कंट्री से लोग जो है वो सर्विस आउटसोर्स करें। तो सरकार भी उनको जो है वो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, जैसे टैक्स कंसेशन दे दिया, टैक्स में बेनिफिट दे दिया। तो इस तरीके से जो है वो इंडिया आउटसोर्सिंग हब बनता है। तो इसका भी मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो जो मैं बोल रही हूँ ये तो आपको करके ही जाना है कि इंडिया क्यों है, आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है, आउटसोर्सिंग क्या बोलना चाह रहा है, ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट आउटकम आउटसोर्सिंग निकल करके आया है। ठीक है, चलो देन आ जाती हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से ईयर में आई है हमारे पास, 1995 में। ये किसका सक्सेसर है, गेट का। गेट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो गया। तो हम जो भी हमारे ये ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली कंट्री टू कंट्री के बीच में अगर होती हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो WTO है। तो WTO का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना, कोई कंट्री के अगर दूसरी कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना। देन उसके बाद जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने पीडीएफ में लिखे हुए हैं, तो ये WTO के ऑब्जेक्टिव करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, क्या इंडिया को WTO का मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या है कि नहीं बनना चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का। क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो WTO है वो बात तो करती है फेयर पॉलिसी की, लेकिन ये फेयर पॉलिसी पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, जो हमारी डेवलप कंट्री है वो डेवलप कंट्री को तो नहीं बोल रही है कि अपनी मार्केट ओपन करो। ठीक है, डेवलप कंट्री को मार्केट ओपन के लिए फोर्स नहीं कर रही है, बट जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को मार्केट ओपन के लिए क्या करा जा रहा, फोर्स करा जा रहा है कि भाई तुम डेवलप कंट्री के लिए अपनी मार्केट को ओपन करो। तो इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ WTO फॉर दिस रीजन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा WTO से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज आ जाती है जो मैंने तुम लोगों को ना नोट्स में भी दे रखा है, जो PDF है उसके अंदर भी दे रखा है, जो कि बात करता है गवर्नमेंट की नवरत्न, मिनी रत्न एंड महारत्न पॉलिसी की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या जितनी पब्लिक कंपनी है सारी की सारी पब्लिक कंपनी को हमें क्लोज कर देना चाहिए, सारी पब्लिक कंपनी को बंद कर देना चाहिए, या इस पब्लिक कंपनी में से कुछ पब्लिक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी तो है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्यों बंद करना, उसको तो रन करते रहना चाहिए। तो अगर पब्लिक सेक्टर्स को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप एक बार बोले जा रहे हो लॉस मेकिंग है लॉस मेकिंग है, कोई जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगा। तो पब्लिक सेक्टर को मोटिवेट करने के लिए सरकार जो है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जो है वो पॉलिसी लेकर के आई है कि जो पब्लिक सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, बेटर है, प्रॉफिटेबल है, तो उसको जो है इन टैग से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, उसको ये टैग दिया जाता है उन पब्लिक कंपनी को जिनका परफॉर्मेंस बेटर है। क्योंकि अगर जब इस तरह के टैग मिलेंगे तो उससे जो है वो पब्लिक सेक्टर्स का जो है वो मोटिवेशन बूस्ट होता है, मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो ये टैग की वजह से इनको जो है वो ऑटोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो फ्रीली अपनी जो है डिसीजन ले सकता है, काम कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने जो है वो PDF में डाला हुआ है, तो एक बार इसको भी पढ़ लेना। और जो मैं PDF आज आपको भेजने वाली हूँ जो कि टेलीग्राम ऐप के ऊपर है, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन विद आंसर्स की PDF है, तो वो तुम लोगों को मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना। उसके अंदर ही मैंने ये क्वेश्चन नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न का डाला हुआ है। ठीक है, आप देखो एक चीज ना, जो हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे तो उस सेकेंड चैप्टर में मैं भूल गई हूँ आपको करवाना, तो उसके अंदर जो है वो है SSI। ठीक है, तो SSI स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री,
तो जिसके अंदर हम बात कर रहे थे ना वहां पर, तो ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड चैप्टर मतलब जो हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950, क्योंकि उसमें मैंने ये डिस्कस नहीं करा था, तो एसएसआई को डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है इसको किसने बोला था, कौन सी कमेटी ने बोला था कि ये होनी चाहिए। कार्वे कमेटी ने इसको सजेस्ट करा था, ठीक है, 1955 में। तो एज पर कार्वे कमेटी हमें जो है वो एसएसआई को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो एसएसआई को अगर हम प्रमोट करेंगे तो एसएसआई से बेनिफिट क्या मिलता है? एक तो सबसे पहले एसएसआई क्या चीज जनरेट करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, ठीक है। दूसरा, एसएसआई को जो है वो हमें बिग ट्रेडर से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉलिसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिग जो ट्रेडर्स हैं वो तो एसएसआई को खा जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने एसएसआई को प्रमोट करने के लिए, बिग ट्रेडर से इसको सेफगार्ड करने के लिए दो चीज करी थी। एक तो रिजर्वेशन करा था, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या करा था कि जो एसएसआई प्रोड्यूस करेगा वो जो है बिग फर्म नहीं कर सकता। और दूसरा जो है वो वेरियस कंसेशन प्रोवाइड करा था, वेरियस कंसेशन, ठीक है, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा, चाहे टैक्स में हो चाहे पावर कट में हो। तो वेरियस कंसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एसएसआई टू सेफगार्ड फ्रॉम बिग ट्रेडर्स। तो ये जो है ना बेटा, ये सेकंड चैप्टर का मैं भूल गई थी, और यही जो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर जो ये रिजर्वेशन करा था उसको डिरिजर्व कर दिया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितनी भी चीज मैंने ली है आप उसको देख लो, अच्छे से कर लो, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे हमारे, और जो मेरी पीडीएफ है उसको भी बेनिफिट लो। और जो मैं एमसीक्यूज की जो है वो आज पीडीएफ जो इन 3 चैप्टर से रिलेटेड और एक इंडिया चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड आपको टेलीग्राम ऐप पे भेज दूंगी। तो आज आपका काम क्या है कि उस एमसीक्यूज को भी कर लेना है, ताकि हमारे जो है वो कल जब हम मिले तो ये सारी चीजें जो है हमारी डन हो जाए। कहीं से भी क्वेश्चन आने दो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो। अब लास्ट जो है वो हमारा चैप्टर रहता था, दैट इज इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। अब इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के लिए जो मैंने तुम लोग को पीडीएफ दी है उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो चाइना की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए चाइना ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो देख लेना आप, जैसे जीएलएफ कंपेन या ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन है। 2 फेजेस के अंदर रिफॉर्म्स आए हैं, इनिशियल फेज में कौन सा है एंड देन लेटर फेज में कौन सा है, मैंने पीडीएफ के अंदर उसको लिख रखा है। एंड देन उसके बाद डुअल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो भी कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम पाकिस्तान ने जो है वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, वो भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो अभी जो बोर्ड के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में आते हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स में ही चलते हैं, ताकि ये चैप्टर हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं एचडीआई इंडेक्स को देखते हैं। तो एचडीआई इंडेक्स के बारे में जो है वो क्या कहा गया है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एचडीआई इंडेक्स जो है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करती हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट, पैरामीटर क्या है एचडीआई इंडेक्स का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बात करता है ये, ठीक है, कि चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 69.7 एंड 67.63 ईयर्स, जो कि बहुत ही नियर है। और चाइना जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा है, इसका मतलब है कि चाइना का जो हेल्थ सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो है वो एचडीआई इंडेक्स जो है वो मेजर करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स के बीच में, कि कितने बच्चे स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट है चाइना में अगेन 8.1%, और करस्पॉन्डिंग फिगर्स अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का देखें तो वो 6.5% एंड 5.2% है, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है एचडीआई का वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर भी एचडीआई जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करती हैं। नेक्स्ट बीपीएल पीपल कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो कितने लोग रह रहे हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो किसी भी कंट्री में कितना है, कि 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है, जब बच्चे का जैसे ओनली यहाँ पर अगर देखें तो इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ सिर्फ कितनी वुमेन की डेथ हो रही है, 29 वुमेन की। बट अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त जो है वो
डेथ रेट कितना है 133 एंड 140 रिस्पेक्टिवली है, तो बहुत ज़्यादा है ना। तो रीज़न यही हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का कम है एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है लोगों को, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स अवेलेबल है या नहीं है, पॉपुलेशन कितना अंडर नरिश्ड है, माल न्यूट्रिशनिस्ट कितने लोग हैं। तो ये सारे पैरामीटर के ऊपर एचडीआई जो है वो मेजर करती है किसी भी कंट्री का कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं नहीं कहती कि डेटा याद रखने हैं, बट आपको एचडीआई इंडेक्स जो है वो याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एचडीआई कौन से पैरामीटर पे कंट्री के डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करती हैं, तो ये सारे ही हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लेकर के पॉपुलेशन अंडर नरिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सारे जो है वो हमारे क्या है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हुए हैं, कौन कौन से ईयर में किसने क्या क्या स्टेप्स लिया है उसके बारे में बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, ठीक है। दूसरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तीनों कंट्री के आए हैं। तो इंडिया चाइना पाकिस्तान के कब आए हैं ये उसके बारे में बात है 51 53 एंड 56 में। देन उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन आया था, जीएलएफ कंपेन। जीएलएफ कंपेन किस लिए आया था, ताकि चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाना है। कौन से ईयर में आया, 1950 में। जीएलएफ कंपेन को इंट्रोड्यूस किसने करा है, माओ ने करा है, ठीक है। देन आया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को जो है वो क्या कहा गया था कि आप कंट्री साइड जा करके काम सीखो। तो यहाँ पर ये कब आया, 1965 में, और ये भी इनिशिएट किसने करा था, माओ ने, ठीक है। देन उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को नेशनलाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970s में करा गया। देन सिविल वॉर जो हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, जिसकी वजह से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1971। रिफॉर्म्स तीनों कंट्री में आए हैं। हमारी कंट्री का हमें पता है क्योंकि हमारी कंट्री को तो पूरा चैप्टर ही है रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इंडिया के रिफॉर्म्स आए हैं 1991 में, चाइना का 1978 में, और पाकिस्तान का आया है 1988 में, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में हुई थी वो कब हुई थी, 1979 में। देन उसके बाद सेज एस्टैब्लिश्ड हुआ है 1980 में, जो चाइना ने करा था। तो सेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वेरियस बेनिफिट मिलेगी कंट्री को जो उनकी कंट्री में जाकर के जो है वो प्लांट लगाएंगे। तो मतलब बाहर एक हिसाब से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सेज बनाए जाते हैं। देन आ जाती है अबॉलिशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी हो गई थी चाइना में, अबॉलिश कब हुआ है 2015 में, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगी जिसके अंदर हमारे 3 इंडियन इको के चैप्टर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ दे रखा है। तो इतना आप कर लेना, अब और क्या कर सकती हूँ बताओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चन आता है ना इंडिया चाइना पाकिस्तान से, वो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में ही आता है। और सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कमेंट अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग द 3 कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज के हमें जो है वो किस पे कमेंट करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, एंड विच कंट्री हैज मोस्ट स्क्यूड टैक्स रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करें, ये टेबल आपको दे रखा होगा, इसी के बेसिस के ऊपर आपको जो है वो स्टेटमेंट बनाने हैं। तो ये आपको आंसर्स लिख करके बताया हुआ है कि किस तरीके से हम कमेंट करेंगे यहाँ पर। अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करूँ तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का कितना है 1311। एनुअल ग्रोथ मतलब बढ़ कितना रहा है हर साल 1.2 से। और सेक्स रेशियो की बात करें तो ये कितना है 929। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। देन चाइना के अंदर 1371 है। चाइना के अंदर अगर मैं ग्रोथ रेट देखूं साल का, वो कम है 0.5। क्यों कम है आपको यहाँ पर, क्योंकि चाइना ने क्या ऑप्ट करा था, वन चाइल्ड पॉलिसी। इस वजह से इसका सालाना ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन का कम है, ठीक है। तो यहीं पे आपको यही एक्सप्लेन करना है, ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट चलें। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रैवल्ड मोर देन 7 डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंटल पाथ विथ वेरिड रिजल्ट, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स।
तो इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों का ही बात हो रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया ओवर द 3 decades 3 countries have taken different levels of development, इंडिया परफॉर्म, तो ये ना तीनों कंट्री के एक हिसाब से जो भी आपने पूरे चैप्टर में देखा है ना, इंडिया चाइना और पाकिस्तान ने किस तरीके से अपना डेवलपमेंटल पाथ करा है, कब कब कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करा, तो उसी का जो है वो आपको समराइज्ड वे में लिखना है। तो जो ये आंसर में लिखा हुआ है मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। नेक्स्ट अगेन जो है वो टेबुलर क्वेश्चन है। तो ये टेबल किसके ऊपर है, अब जीडीपी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ये भी तुम्हारे सैंपल पेपर 21 में आया हुआ है, जीडीपी के बेसिस के ऊपर के इंडिया और चाइना की जीडीपी का कंपैरिजन है। तो यहाँ पर अगर 5.7% इंडिया का है 80-90 में, तो चाइना का डबल डिजिट है 10.3%, ठीक है। और फिर 15-17 में देखें तो इंडिया जो है वो ग्रो कर रही है 7.3% से जीडीपी में, बट चाइना जो है उसका डबल डिजिट से सिंगल डिजिट हो गया, दैट इज 6.8%। तो जो मैंने बोला है ना, बस आपको वही स्टेटमेंट में लिखना है। अब रीजन क्या है चाइना का डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आने के लिए, तो पास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैड मेंटेन अ रीजनेबल ग्रोथ रेट एंड एज कंपेयर टू चाइना। और क्योंकि यहाँ पर चाइना ने जो है वो कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री के साथ डील करना बंद कर दिया था, इस वजह से जो है वो डबल डिजिट से कम आ गई थी। सारा चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर आंसर्स में लिखा हुआ है और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर अगेन ये तुम्हारा जो है वो कंपेरेटिव स्टडीज का ही क्वेश्चन आता है, टेबुलर फॉर्म में ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो वो जीडीपी के बेस पे था। तो ये जो है वो तुम्हारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ 3 नेबरिंग नेशंस के कहाँ पर कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनका कितना आगे है कितना कम है, तो इसका भी आंसर्स जो है वो लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो तुम्हारे टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं ना, तो टेबल आपको दे रखा है, उस टेबल को किस तरीके से मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में उतारना है, वो टेबल की कंपेरिजन ही करनी है कि अगर चाइना इसमें आगे है तो क्यों आगे है, क्या रीजन है, या अगर रीजन नहीं है तो बस आपको डिजिट्स को रख करके बताना है कि इतना डिजिट है, इंडिया से ज्यादा है या इंडिया से कम है, बस उतना ही। तो तुमको आंसर के साथ में भेज दूंगी तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। अब ये देखो एक क्वेश्चन ये जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो है वो क्यों फॉर्म्ड होते हैं। अब रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग हमारे कौन से हो गए, जैसे G7 है, G20 है, सार्क है, एशियन है, तो ये सब ग्रुप क्यों फॉर्म्ड होते हैं, ताकि जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रेंथन कर सके, इसलिए ये सारे ग्रुप जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन जीएलएफ कैंपेन इनिशिएट क्यों हुआ था, जीएलएफ कैंपेन के ऊपर जो है वो कौन से ईयर में इनिशिएट हुआ था, किसने इनिशिएट किया था, क्या हुआ था, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आ जाती हैं। तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। और ये जीएलएफ कैंपेन के बारे में तो आप को एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर अगेन ये कंपेरेटिव स्टडी जो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के ऊपर है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स के ऊपर, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी देख लेना, क्योंकि जो भी तुम्हारे टेबल वाले क्वेश्चन है उसके अंदर जो दे रखा है आपको उसी को आपको कंपेयर करके स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ये आंसर जब आप देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, देखो लिबर्टी इंडिकेटर मतलब, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी। तो आज़ादी जो है वो 2 पैरामीटर के ऊपर जो है वो मेजर की जाती है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट गिवन टू द सिटीजन्स, के सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन कितने राइट्स अलाउड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये आप पढ़ लोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स जो है उसको भी करके जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। तो चाइना को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जितनी जो रैपिडली डेवलप हुई है, तो चाइना ने ऐसा क्या करा है, तो जितनी भी पॉइंट है, चाहे जीएलएफ हो, चाहे ग्रेट प्रोलेटेरियन हो, चाहे इनिशियल फेज रिफॉर्म हो या लेटर फेज रिफॉर्म हो, चाहे डुअल प्राइसिंग पॉलिसी हो, ये सब का आंसर जो है वो एक के अंदर है। तो इसको आप पढ़ लोगे तो आप सॉर्टेड हो, आपका चाइना का इकोनॉमी जो है वो हो जाएगा। देन ये जीडीपी के बेसिस के ऊपर कंपेरेटिव स्टडी है। और ये सारे जो है वो फिर मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है।
ये भी देखो HDI इंडेक्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि HDI जो कौन से पैरामीटर के ऊपर कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि ये सारे पैरामीटर है। आया हुआ है 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है आइडेंटिफाई वन इनकम इंडिकेटर एंड वन हेल्थ इंडिकेटर। देखो इनकम इंडिकेटर तो जीडीपी बताएगा और हेल्थ इंडिकेटर तो इसमें से चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लो या इन्फेंट मोर्टालिटी या मैटरनल मोर्टालिटी, इसके ऊपर आप बोल सकते हो। एंड कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द इंडिकेटर। तो आप जो भी इंडिकेटर लोगे उसको इंडिया और चाइना को कंपैरिजन करके आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ अब और क्या चाहिए। मैंने जितनी भी आपके कमिटमेंट करी थी कि हम लोग 3 चैप्टर इंडियन के और इंडिया चाइना पाकिस्तान करेंगे, वो सारे ही मैंने ले लिए हैं। जितने भी इंडिया चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है वो भी मैंने ले लिए हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इतनी प्रैक्टिस कर लेना और ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, इंस्टा को फॉलो करें एंड यूट्यूब को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।